ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकायेन शरणं चक्रं गदां भूषणभूषणाटं सीताराजं शरणं प्रपद्ये। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीकि सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरुराय। वरिष्ठ नागरिक मंच और राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी मंच के तत्वावधान में विगत अनेक वर्षों से यह व्याख्यानमाला श्री राम दास स्वामी महाराज की दास नवमी कार्यक्रम के अंतर्गत रखी जाती है और ये मेरा ख्याल से मेरा 5वां या 6वां वर्ष है जो मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस अवसर पर मुझे एक पुण्यात्मा का स्मरण होता है। पहले मैं उनको अभिवादन करूंगा, उसके बाद अपने विषय का प्रारंभ करेंगे। अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन के चलते अनेक विषयों पर मुझे बोलने का अवसर मिलता है, लेखन भी चलता ही है जैसा भी परिचय बताया। लेकिन जीवन में दासबोध और समर्थ रामदास स्वामी यह विषय मेरे जीवन में अगर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो श्रद्धेय गोपाल राव जी होती है। वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति निरंतर हमारे हृदय में बनी रहती है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है अपने जीवन काल में, और समर्थ और दासबोध ये विषय उनके जीवन में वो आत्मसात करे, इसका निरंतर वे प्रयास करते रहे। उन्हीं के कारण मैं कुछ जो भी थोड़ा बहुत दासबोध पर या समर्थ रामदास स्वामी के जीवन पर बोल पाता हूँ, उन्हीं की मेरी प्रेरणा है और प्रयास रहता है कि वो जो दायित्व सौंप के गए हैं उसका यथाशक्ति यथा योग्यता अपने सामर्थ्य से निर्वहन कर सकूं। पुनश्च स्वर्गीय श्री गोपाल राव जी होती करके स्मृति को पावन नमन करते हुए अपना विषय प्रारंभ करता हूं। आज का विषय मुझे जो दिया गया था कि समर्थ के संगठन के सूत्र। इस समर्थ ने जो संगठन तंत्र खड़ा किया तो उसमें कौन से सूत्रों का उन्होंने उपयोग किया था और इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया। तो पहले 2-3 बातें समझते हैं कि एक तो समर्थ को संगठन खड़ा करना क्यों पड़ा, वो परिस्थिति क्या थी, और उस परिस्थिति के कारण समर्थ के संगठन खड़ा करने का महत्व हमको ध्यान में आता है। हम जानते हैं इस देश में 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था। उसके बाद से लगातार आक्रमणों की श्रृंखला इस देश पर होती रही, और वो केवल आक्रमणकारी लूटपाट ही नहीं करते थे, हमारी मातृशक्ति को भ्रष्ट करने का भी काम करते थे। समर्थ ने एक जगह लिखा है, किति ब्राह्मणी गुजरणी भ्रष्ट विल्या, किति शामुखी जहाजी फागोलिया, किति सुंदरा हाल हो मेरा। समर्थ ने अपने शब्दों में उस स्थिति का वर्णन किया है कि उस समय क्या परिस्थिति होगी। आप सोचिए समाज की कि जब हमारी मातृशक्ति भी सुरक्षित नहीं थी, हमारी माताओं बहनों को जब उनकी इच्छा होती उठा के ले जाते, जहाजों में भर भर कर बाहर भेज देते, और कईयों की तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते। ऐसा क्यों करते थे वो लोग? वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे समाज का आत्म स्वाभिमान समाप्त हो जाए, हमारे युवाओं में प्रतिकार क्षमता खत्म हो जाए और हम किसी प्रकार से उनका विरोध न करें, और वो जो यहाँ करना चाहते हैं उनकी मनमानी जारी रहे। जिसको लूटना है वो लूटते रहे, जिसको खसोटना है खसोटते रहे, जिस प्रकार के कर लगाना उनको लगाते रहे, और हमारे संसाधनों को अपने मनमाने ढंग से उसका उपयोग करते हैं। आज हम देखते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 75 साल के बाद भी आप देखिए 200 साल का जो अंग्रेजों का प्रभाव है वो भी आज अपने देश पर कितना पड़ा हुआ है कि हम आज भी अपने देश, अपने स्वदेश की भावना, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का बोध करवाने के लिए, स्मरण करवाने के लिए हमको अनेक प्रकार की मेहनत करना पड़ रही है, अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ रहे हैं। अब ये तो 600-700 साल का संघर्ष था समर्थ के समय। अगर हम देखें तो उस समय कितना दुष्प्रभाव इन आक्रमणकारियों का हमारे देश पर रहा होगा, और हमारे समाज की मानसिकता कितनी रसातल पर पहुंच चुकी होगी, आत्महीनता कितनी कूट कूट कर उन्होंने और युवाओं में भर दी थी, स्वाभिमान विलुप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में समाज की चेतना को जगाना, और समाज की चेतना को जगाने के लिए पहला आवश्यक था कि समाज को संगठित करना, और समाज को संगठित करने के लिए ऐसा नेतृत्व खड़ा करना। ये सब चरणबद्ध तरीके से समर्थ ने किया। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि
समर्थ के ये हुए काम का महत्ता आज क्यों है? क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में जो उन्होंने काम खड़ा किया था। अगर विपरीत परिस्थिति में खड़े किए हुए काम के सबक हम सीखें तो उन सबकों का उपयोग करके हम भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं उसका भी सामना कर सकेंगे और वर्तमान जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको समर्थ के किए हुए कामों को जानना होगा। समर्थ की सबसे अनमोल रचना जो इस विश्व को देन है वो है दासबोध। हम लगातार रोज दासबोध का पारायण भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुई है कलावती देवी। कल तुलसीनगर महाराष्ट्र समाज में भी समर्थ सेवा मंडल की तरफ से एक विषय मुझे दिया गया था, वो था समर्थ के नेतृत्व सूत्र, लीडरशिप के सूत्र क्या थे, उन्होंने लीडरशिप कैसे खड़ी की। तो वहां पे भी कुछ बातें मैंने कही थी। मैं प्रयास करूंगा कि उनका दोहराव ना हो, क्योंकि कल के मेरे व्याख्यान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है मित्रों के आग्रह पर। तो आज जो अलग उनके सूत्र है, संगठन के सूत्र, उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो समर्थ के ने जो काम किया संगठन रचना को खड़ा करने का, और जिस समय कह रहा था कि दासबोध, वास्तव में वो कलावती जो संत है जिनके मैं बारे में बता रहा था, कलावती आयु को कहा जाता था, उन्होंने कहा कि दासबोध का पारायण करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन केवल पारायण मात्र से सधने वाला नहीं है जो उसका उद्देश्य है, जो उनका ध्येय था, जो उनका लक्ष्य था। कलावती आई ने कहा कि पारायण से एक कदम आगे बढ़कर हमको ऐसी पीढ़ी निर्माण करना पड़ेगी जो दासबोध परायण हो। जैसे धर्म परायण होते हैं लोग, धर्म जीवन में होता है, धर्म को अंगीकार करते हैं, वैसे दासबोध के अंदर जो सबक हैं, जो उन्होंने हमें सूचनाएं दी, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आत्मसात करेंगे तब हम दासबोध परायण बनेंगे। तो पारायण करना नेसेसरी है। गणित के विद्यार्थी जानते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट करने के लिए दासबोध के पारायण से आगे दासबोध परायण हमें होना होता है। तो पहले दासबोध की महत्ता समझे कि समर्थ ने अगर दासबोध लिखा तो उसमें ऐसा क्या है कि हमको आई कलावती जैसे संत कहते हैं कि दासबोध परायण होना चाहिए, और इस दासबोध का अध्ययन करके उसके अंदर के सबकों को आत्मसात करने के बाद हम आज की अपने जीवन के विविध जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों पर आने वाली सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और न केवल इतना, बल्कि भविष्य में जो चुनौती आने वाली है, भले कितनी भी टेक्निक विकसित हो जाए, मनुष्य का जब तक अस्तित्व है तब तक चुनौतियां आती है, अस्तित्व है संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन जितने प्रकार के संघर्ष आज हैं, भविष्य में आने वाले हैं, उन सब संघर्षों का उत्तर दासबोध में है। ऐसा क्या लिखा समर्थ ने, और ऐसा कितने समय में लिखा उन्होंने? तो 1680 से समर्थ ने दासबोध लिखना शुरू किया था। 1662 से लिखना शुरू किया था, 1680 तक लिखा। कुल 48 वर्ष उन्होंने दासबोध लेखन में लगाए हैं। और ये जो 48 वर्ष का उनका कार्यकाल है, उस पूरे कार्यकाल में उन्होंने पूरे देश में घूमा, सारे समाज की परिस्थितियों को जाना, उस परिस्थितियों को जानते हुए इस समाज को, उस आत्मचेतना का जो भाव विस्मृत हो गया था उसको जगाना, समाज के आत्म स्वाभिमान को ऊपर उठाना, समाज को संगठित करना, नेतृत्व तैयार करना, इन सब के लिए जो उन्होंने 48 वर्षों में जो कार्य किया और जो अनुभव अर्जित किए, वो पूरे के पूरे अनुभवों का सार इस दासबोध। इसलिए अब मैं दासबोध के और अधिक वर्गीकरण पे न जाते हुए दासबोध के अंदर जो नेतृत्व संगठन के सूत्र जो उन्होंने दिए हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज अपना विषय वह है। कल वो विषय था नेतृत्व के सूत्र, आज का विषय है संगठन के सूत्र। समर्थ ने खुद ने संगठन क्या खड़ा किया, इसको ही देख लेते हैं। उस समय आज से 400 वर्ष पूर्व आज के जैसे संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे। आज तो हम मोबाइल उठाते हैं, जिसका भी नंबर हमारे सेव हो या नहीं, वो तुरंत डायल करते हैं, कॉल करते हैं, उसको कांटेक्ट हो जाता है, जो बात करना हो कर लेते हैं। उस समय अगर किसी को संदेश भी देना होता था तो कितना समय लगता था। अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर जाना है संदेश, तो एक घोड़े की क्षमता कितनी हो सकती थी? अगर तेज दौड़ने वाला कोई जानवर था तो एक घोड़ा ही था, उसकी क्षमता कितनी हो सकती थी? तो घोड़ों की ऐसी रिले रखी जाती थी, जैसे आज रिले रेस होती है, एक मशाल से दूसरी मशाल, दूसरी मशाल से तीसरी मशाल लेके वो दौड़ता है धावक। तो वैसे घोड़ों की रेल रखी जाती थी, रिले रखी जाती थी कि एक घोड़ा थका तो वहां से उनको दूसरा फ्रेश घोड़ा मिलता था, फिर तीसरा फ्रेश घोड़ा मिलता था, और उस
डेस्टिनेशन पे ओरिजिन से निकलकर लेटर वहां तक जाता था, कितना समय लगता होगा। सड़कें नहीं थी, रास्ते दुर्गम थे, वैसी स्थिति में प्रवास भी करना। आज की परिस्थिति में अगर कोई कंपनी को 4 ब्रांच या 5 ब्रांच अपने एक ही शहर में खड़ी करनी हो, बड़ी मुसीबत होती है। अगर दूसरे शहर में वो ब्रांच खड़ी करनी हो तो मुसीबत और बढ़ने लगती। इसलिए आजकल लोगों ने, कंपनियों ने कहें, जो प्रसिद्ध हो जाते ब्रांड, उन्होंने कहें इसका शॉर्टकट ढूंढा, फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट आया, लेकिन फ्रेंचाइजी में फार्मूला उनका रहता है प्रिपरेशन का, बाकी सब के लोग बहुत अलग ही होते हैं, उनके भीतर वो चीज नहीं होती जो एक मूल कंपनी होती है उसके अंदर होती है। लेकिन समर्थ ने उस समय 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1100 मठ खड़े किए थे। 1100 मठ। और मठ क्या थे? तो ये मठ जो थे ये जन जागृति का केंद्र थे। समाज को संगठित करने के लिए वहां पर सारी गतिविधियां चला करती थी। ऐसा नेतृत्व निर्माण वहां होता था। हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करते थे, उसमें अखाड़े हुआ करते थे। ऐसा नेतृत्व उन मठों के माध्यम से उन्होंने खड़ा किया जिसमें शारीरिक रूप से सक्षम लोग खड़े हों, बौद्धिक रूप से योग्य कार्यकर्ता खड़े हों। ऐसे नेतृत्वकर्ता कितने खड़े किए होंगे? आज भी हम देखते हैं। फिर कंपनियों का उदाहरण दूंगा। अगर कोई कर्मचारी आता है और उसको कंपनी में प्रोग्रेस करनी होती है तो उसका विविध प्रकार से प्रशिक्षण होता है, कार्यशालाएं होती हैं। आजकल के युवा यूट्यूब के माध्यम से या सेल्फ डेवलपमेंट की जो बुक्स हैं उसको पढ़कर अपना विकास करेंगे तो सोचते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन वो कितना हो पाता है, उसका परिणाम कितने प्रतिशत आता है, हम ये देखते हैं। लेकिन उस समय समर्थ ने जो किया, एक एक मठ पर एक एक महंत हुआ करता था। तो आप सोचिए 1100 तो महंत ही हो गए। हर मठ की व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक भी होते ही होंगे निश्चित रूप से। जो शारीरिक के प्रशिक्षण देने वाले वो प्रशिक्षण करता, जो बौद्धिक के प्रशिक्षण देने वाले वो कार्यकर्ता, जो व्यवस्था में लगे वो कार्यकर्ता। मतलब हर मठ में कम से कम 10 से 20, हम मान लें कम से कम 20 लोग तो रहते होंगे। यानी कितने की वर्कफोर्स हो गई है? 1100 मल्टीप्लाई बाय 20, एसपी कानेटकर साहब बैठे हुए, आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं। तो वो कह रहे हैं 2 लाख। एक वर्कफोर्स इतनी बड़ी केवल मठों की खड़ी की गई। तो ऐसे नेतृत्वकर्ता खड़े करना, फिर उसके ऐसी वर्कफोर्स खड़ी करना जो उस विजन से काम करे जो विजन समर्थ का था, उस अप्रोच से काम करे जो अप्रोच समर्थ चाहते थे, उस स्किल से काम करे जो स्किल समर्थ चाहते थे। अब आज विचार करके देखिए, संचार के साधन नहीं है, आवागमन के साधन भी नहीं है, लेकिन ये काम खड़ा किया उन्होंने। तो उनके माध्यम से पूरे समाज की चेतना को जगाया। समाज का जो आत्मगौरव का भाव समाज भूल गया था उसको पुनः जगाया। तो कैसे किया? तो यही बात आज उनके कुछ सूत्र फिर उन्होंने लिखे कि ये काम मैंने कैसे किया, मेरे अनुभव क्या है। तो उनको जो सफलता मिली, उनकी सफलता के जो सूत्र थे, इतना बड़ा जो संगठन का तंत्र उन्होंने खड़ा किया, तो जो सूत्र उन्होंने दासबोध में लिखे हैं, उन्हीं सूत्रों के कुछ अंशों का आज अपन उन पर चर्चा करेंगे। दासबोध इतना विशद है कि उसको एक सत्र में समेटना सर्वथा असंभव है। दूसरा, जिस तरह से दासबोध लिखा गया है उसका भी एक वैशिष्ट्य है। आप देखेंगे हमारे संतों ने जो साहित्य की रचना की है, वो जिस स्तर पर उन्होंने जाकर साहित्य का लेखन किया है, अगर आप चाहें तो उसका आध्यात्मिक अर्थ भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना में आप प्रगति करना चाहते हैं तो वैसा अर्थ मिलेगा। अगर आप भौतिक उन्नति चाहते हैं, जिसको हम समुत्कर्ष कहते हैं, अगर समुत्कर्ष आप चाहते हैं, अपना सब प्रकार का विकास आप चाहते हैं, भौतिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो वैसा उनका अर्थ आप निकाल सकते हैं। परलोक में जाकर भी आप अपनी सदगति चाहते हैं तो वैसा भी अर्थ उसमें निकाल सकते हैं। तो जितने प्रकार से इनका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है वो व्यक्ति की अपनी पात्रता पर निर्भर करता है। आज हम दासबोध के उन सूत्रों का जिन पर हम चर्चा करेंगे वो केवल इंटरप्रिटेशन होगा संगठन को केंद्र में रखकर, क्योंकि अपना विषय वैसा है। जब संगठन की बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आया तो उसको पहले किसी और को अपने साथ जोड़ना होता है। यहां से बनना शुरू होती है टीम।
तो 2 या 3 या 4, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा वो भी सोचने लगे, जैसा मैं काम कर रहा हूँ वैसा वो भी करने लगे। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जितने घंटे उनके काम के होते हैं उतने घंटे काम करने वाले उनके मंत्रिमंडल में भी कितने लोग होंगे, अगर आप विचार करें तो ध्यान में आता है, बहुत गिनती के होते हैं। और नीचे उतरते जाएं तो ध्यान में आएगा कि उस अप्रोच से काम करने वाले कितने होंगे, तो वो घटता जाता है। लेकिन समर्थ ने जो काम खड़ा किया उसमें जितना काम समर्थ करते थे उतना ही काम वो महंत भी करते थे। तो इसी क्या सूत्र था, तो समर्थ ने कहा है महंते महंत करावे। पहला सूत्र जो उन्होंने दिया संगठन के लिए कि अगर आपको संगठन खड़ा करना है तो पहले वैसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जैसे आप हैं। तो महंते महंत करावे, युक्ति बुद्धि ने भरावे, जानते करुणी बिखरावे नाना देश। यानी क्या, तो एक जो महंत बन गया, यानी जिसके मन में वो ध्येय, वो लक्ष्य, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ जो ध्येय मुझे मेरे नेतृत्वकर्ता ने दिया है, जो लक्ष्य मेरे नेतृत्वकर्ता ने मेरे सामने रखा था और वो मुझे करना है, मुझे वो स्वीकार है, ऐसा सोचने वाला महंते महंत करावे, युक्ति बुद्धि ने भरावे। अब यह युक्ति से क्या तात्पर्य है, तो जब भी कोई काम करना होता है तो उसके लिए आवश्यक होती है स्किल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। अब ये आती कहां से, इसने मन में विचार कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो केवल विचार करने वाले से डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसको वो कुशलता अर्जित करनी पड़ती है, 5 साल लगाने पड़ते हैं एमबीबीएस पे। इंजीनियरिंग करना हो 4 साल लगाने पड़ते हैं, तो बहुत स्किल डेवलप होती है। उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है, फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। समर्थ यहां युक्ति से तात्पर्य यही है कि वो युक्ति यानी वो टेक्निक, वो अप्रोच, वो हार्ड स्किल, वो सॉफ्ट स्किल, सारी इसके अंदर पहले आपको डेवलप करना पड़ेगी। महंत महंत करावे युक्ति। अब बुद्धि से क्या तात्पर्य, तो ट्रेनिंग जहां होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के ट्रेनर्स भी जानते हैं कि 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। तो ये युक्ति से तात्पर्य हार्ड स्किल से है, बुद्धि से तात्पर्य सॉफ्ट स्किल से है। तो हमको जब किसी को तैयार करना है, कार्यकर्ता को, जिसके माध्यम से हमको संगठन को खड़ा करना है, बड़ा करना है, उसके लिए पहले उसको युक्ति बुद्धि से भरना होगा। जानते करुणे बिखरावे, यानी क्या, यानी जब वो स्किल्ड हो गया, जानते यानी स्किल्ड हो जाना, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देने के बाद जो टोटली अगर वो स्किल्ड हो जाता है और आपको दिखता है कि हाँ अब ये कार्यकर्ता तैयार हो गया, इसको किसी भी अगर मैं ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां मुझे काम खड़ा करना है, वहां जाकर ये वैसा ही काम खड़ा करेगा जैसे मैंने किया है, तो जानते करुण बिखरावे नाना देश। इससे संगठन खड़ा होना प्रारंभ होता है। अब वो कार्यकर्ता तैयार हो गया, उसको आप किसी देश में भेजने की तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं ना कि किसी के माथे पे लिखा नहीं होता। आज तो वो दिख रहा है आपको क्योंकि आपके साथ गुरुकुल में रहा, 3 साल सीखा, 5 साल सीखा, लेकिन उसके मन में क्या था, वो फील्ड में जाकर क्या रिस्पॉन्स उसको मिलेगा और उस रिस्पॉन्स को देखते हुए ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन बदल जाते हैं क्योंकि हमारे परसेप्शन अलग अलग होते हैं। तो उसकी भी चिंता करनी पड़ती है कि अगर मान लीजिए इसको जिस जगह मैं भेज रहा हूं, अगर उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये हो सकता है निराश हो जाए, हो सकता है उदास हो जाए, हो सकता है हताश हो जाए। तो अगर ये निराश हो गया, ये उदास हो गया, ये हताश हो गया, तो फिर संगठन खड़ा नहीं कर पाएगा। तो पहले उसकी मानसिकता को बदलना के लिए समर्थ ने उसको सूत्र दिया कि तुम्हें मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और वो सूत्र क्या दिया, उत्कट भव्य तेची घ्यावे, मिळमिळीत अवघेची टाकावे, निस्पृहपणे विख्यात व्हावे भूमंडळी। यानी क्या, तो पहले तो आपका विचार जो है वो अबाउट द सेल्फ होना पड़ेगा। मैं, मेरा पद, मेरा दायित्व, मुझे ये काम मिला है, मुझे मंच बनाया गया है, मुझे ये मठ की व्यवस्था समर्थ ने दी। आज होता है ना, किसी को ब्रांच मैनेजर बना दिया गया तो मैं ब्रांच मैनेजर हूं, ये ब्रांच मेरे हिसाब से चलाऊंगा, हेड ऑफिस के निर्देश आ रहे होंगे, होता है। तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। सेना में अगर ऐसा हो जाए कि ब्रिगेडियर ने कोई कमांड दी है और नीचे के ब्रिगेड के जो सैनिक हैं वो न माने उसको और अपने हिसाब से चलने लग जाए, तो युद्ध में जीत होगी क्या? तो इसलिए समर्थ क्या कहते हैं, उत्कट भव्य तेजी घ्यावे, यानी आपका विचार, व्यवहार, आचरण और कार्य प्रणाली अभी तक जो थी उससे एक लेवल आपको ऊपर उठानी पड़ेगी, अपने स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा।
भव्य, यानी आपको विचार पर बड़ा करना पड़ेगा, अपने को केंद्र से हटाना पड़ेगा, विचार को केंद्र में रखना पड़ेगा। निस्पृह पड़े विख्यात द्वारा एक मंडल, यानी ये सब काम करते हुए कई बार क्या होता है, किसी को, मैं इसलिए अभी ये कंपनियों के और उनके उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होगा, तो युवा वर्ग जो है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा संदेश को सुनता है, तो वो सुनेगा, तो वो उनके लिए ये है, और हम तो समझ ही रहे हैं। ब्रांच मैनेजर बना के उसको भेजा, उसने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन अगर उसका व्यवहार, आचरण, कार्य प्रणाली जैसी अपेक्षित है वैसी नहीं हुई, तो क्या वो ब्रांच सक्सेसफुली चला पाएगा? नहीं। तो उसको जो काम दिया गया है, उसको अपने आप को केंद्र में रख के सोचना बंद करके ब्रांच को केंद्र में रखकर सोचना पड़ेगा। अपनी जो संस्था है उसके क्या लक्ष्य है, उसके क्या उद्देश्य, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया, उस उद्देश्य के सापेक्ष उसको अपना चिंतन करना पड़ेगा। जब वो उद्देश्य के सापेक्ष अपना चिंतन करेगा तो फिर उसकी टीम को उसको चलाना भी आसान हो जाएगा। यदि वो अपने आप को केंद्र में रखेगा तो उसको जो पसंद होगा उसके साथ तो चलेगा, लेकिन जो नापसंद होगा उसको टालता जाएगा। उससे उस व्यक्ति का भी विकास रुकेगा, और अगर उस व्यक्ति का विकास रुका जो इसको नापसंद है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान संगठन का ही करेगा। तो इसलिए अपने स्तर से ऊपर उठकर विचार करना। इसलिए समर्थ कहते हैं उत्कट भव्य तेची ग्यावे मिळमिळीत अवघेची टाकावे। अब ये मिळमिळीत अवघेची मतलब क्या है? तो जो भी दोयम दर्जे की सोच होती है, जो हमारे दोष होते हैं, हर व्यक्ति में दोष है, मुझमें भी है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में पूर्ण नहीं होता, और इसीलिए संगठन के लिए कहा जाता है कि हम पूर्ण नहीं है, हमारे भीतर दोष है। लेकिन हमारे भीतर एक और विशेषता है कि हमारे को ईश्वर ने कुछ ना कुछ गुण भी दिए हैं, कुछ कुछ जन्मजात नैसर्गिक गुण भी होते हैं। तो जब उन सारे जो लोग उस टीम में हैं उन सबके गुणों को जोड़ दिया जाएगा तो हम उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए टीम है, इसलिए दोषों को दूर रखना। तो इसलिए समर्थ कहते हैं मिळमिळीत अवघेची टाकावे, यानी उस कार्यकर्ता के दोषों को मत देखो, उसके दुर्गुणों को मत देखो, उसकी जो कमियां उसको मत देखो। आप देखो उसके गुण क्या है, उसके अंदर सामर्थ्य क्या है, उसके अंदर योग्यता क्या है, उसकी कुशलता क्या है, और उसका उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करें। अब ये तो हो गया एक स्टेज ऊपर की बात। लेकिन समर्थ कहते हैं जो जिसको संगठन बनाना है, उसको संगठन बनाने के लिए उसकी सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए। एक अभी एक घटना, एक कहानी सोशल मीडिया पर आई थी। हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर नहीं आती है, याद रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आती है जो वाकई में सोशल मीडिया में बहुत अच्छी बात आती है। एक कहानी आई थी अभी कि एक करोड़पति व्यक्ति मंदिर के सामने उसकी चमचमाती नई कार लेके जाता है और कार खड़ी करता है और देखता है कि एक गरीब लड़का उसको देख रहा है। तो उसके मन में भाव आता है, अरे ये क्या देख रहा है मेरी कार को, इसकी योग्यता भी नहीं, इसकी क्षमता भी नहीं कि मेरी जैसी कार खरीद सके। दिख रहा था कि वो गरीब शायद किसी भिक्षुक का लड़का होगा। और इसने एक उपहासात्मक रूप से उससे पूछा, क्या देख रहा है, ऐसी कार खरीदना चाहता है? उपहास से पूछा उसने। तो ये लड़का भी उसका भाव समझ गया। उसने कहा नहीं, मैं कार खरीदना नहीं चाहता आपकी, मेरे मन में कुछ अलग ही विचार चल रहा है। उसने कहा क्या विचार चल रहा है? उसने कहा मेरा छोटा भाई है, मैं चाहता हूं कि मैं जीवन में इतना पैसा कमाऊं कि आपकी जैसी कार खरीद कर अपने भाई को उपहार में दे सकूं। तो ये सोच होती है। कार वाले की सोच उतनी थी, लेकिन वो जो बच्चा, एक गरीब का बालक है, उसकी सोच क्या थी? और यही समर्थ की भी सोच थी, चिंता कर दो विश्वाची। जब वो बच्चे बालपन में, छुटपन में थे, अत्यंत नटखट थे, एक बार गायब हो गए। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, माँ को मिली मेरे गए कहाँ। ढूंढते ढूंढते देखा तो उनको ध्यान आया कि ये कमरा बंद है, बहुत देर से इसको खोल के देखती हूँ। घर में कमरा खोल के देखा तो वहाँ समर्थ से ध्यान लगाए बैठे। उम्र बहुत कम थी, 10 से 12 वर्ष की उम्र होगी। मुझे तू क्या करता है, यानी तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो समर्थ का जब उत्तर है, आई मी काही नहीं करते हैं, मैं चिंता करता हूँ ईश्वर, यानी मैं विश्व का चिंतन कर रहा हूँ। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, जो कहावत है आज की। तो समर्थ ने तब से ग्लोबल थिंकिंग शुरू कर दी थी। और एक्ट लोकली कैसे किया, तो उसके सूत्र ये संगठन के सूत्र में दिए। तो अपनी इस सोच को
चिंता कर तो विश्वासी के स्तर पर ले जाने के लिए समर्थ सूत्र देते हैं, घालून अकलेचा पवाड भावे ब्रह्मांडाहून जाड तेथे केचे आणिले द्वार करंटपणे। यानी ईश्वर ने मानव को अप्रतिम बुद्धि क्षमता दी है, अप्रतिम शारीरिक क्षमता भी दी है। विचार शक्ति और कल्पना शक्ति तो ऐसी है कि उसकी कल्पना शक्ति उसके लिए ही अकल्पनीय है। कई बार हम स्वयं अपनी कल्पना शक्ति की जो भव्यता, दिव्यता, विस्तार कहें तो हमें ही पता नहीं। तो इतना होने के बाद जो ईश्वर ने आपको इतनी अनंत शक्तियों से भरा है, आप छोटा विचार क्यों करते हैं? घालू नकलेचा पवाड़ा, यानी इतना आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। वावे ब्रह्मांडाउन जाड़ा, यानी आपकी कल्पना शक्ति के दायरे में ब्रह्मांड से भी छोटा पड़ जाए। ब्रह्मांडाउन जाड़ा मतलब ब्रह्मांड से बड़ा आपका सोच और आपका चिंतन हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें फिर आपके लिए दोयम हो जाएगी। और जब इतना बड़ा चिंतन होता है तो व्यक्ति की प्लानिंग भी वैसे होती है। कैसे? अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आपको एक नाली पार करनी है, तो आप मन में क्या विचार आएगा? इसको मैं कूद के कर लूंगा। फिर आप सोचते हैं नाला पार करना है, तो आप सोचते हैं कि एक पटिया डाल के फिर कर लूंगा। लेकिन आपको कहा जाए कि एक नदी पार करना है, तो आपके मन में फिर नाव का विचार आएगा। फिर आपको कहा जाएगा कि नहीं आपको सागर पार करना है, तो आपके मन में जहाज का विचार आएगा। तो जैसी सोच होती है वैसा ही निराकरण भी दिमाग में आने लगता है। तो अगर सोच बड़ी रखेंगे तो निराकरण भी बड़े सूझने लगेंगे। तो यहां इसलिए समर्थ कह रहे हैं वावे ब्रह्मांडाउन जाड़ा। अब नेतृत्व करता या टीम लीडर की सोच बड़ी हो गई, अब उसको लगता है कि मेरी टीम में बड़ा हूं, टीम बढ़ाना भी उसको, तो कैसे करेंगे? और समर्थ ने जो विजन रखा था अपने लीडर के लिए, समर्थ को समर्थ कहा क्यों जाता था? पहले तो ये समझे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हर लीडर उनके जैसा बने, यानी समर्थ बने। हम बोलते हैं राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज। तो इस समर्थ शब्द जो ये क्या है? तो समर्थ शब्द की डेफिनेशन भी उन्होंने दी है, बहुत ही सुंदर वो परिभाषा है। उन्होंने लिखा है बहुत लोकांसी चालवी। तो उसका गुण क्या होता है? बहुत लोकांसी चालवी, जो हजारों लाखों लोगों की टीम को चलाता है, चलाने की क्षमता रखता है। बहुत लोकांसी चालवी नाना मंडले हालवी। नाना मंडल हालवी मतलब वो अलग अलग प्रकार की संस्थाओं के सूत्रों को संचालन करता है। एक ही संस्था नहीं, मैं अभी समिति का अध्यक्ष बन गया, मैं अध्यक्ष बन गया, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, ऐसा नहीं। मैं यहाँ का सचिव बन गया हूँ, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष बन गया, होता है। छोटी छोटी संस्थाओं में भी लोग छोटे छोटे पद पाकर इतना बड़ा गुब्बारा फूल जाता है कि वो अपने मित्रों को कुछ समझना भूल जाते हैं, अपने घर परिवार को कुछ समझना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ समर्थ क्या कहते हैं? समर्थ कौन होता है? बहुत लोकांसी चालवी नाना मंडले हालवी, ऐसे ही समर्थ पदवी विवेक के होते हैं। यानी ऐसा जो कर पाता है, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को चला लेता है, अनेक संगठनों के सूत्र जो संभाल लेता है, और ये सब काम वो अपने विवेक का उपयोग करके करता है, ऐसा व्यक्ति समर्थ पद है। तो समर्थ चाहते थे कि वैसे समर्थ नेतृत्व खड़े हो और ऐसा अलग अलग प्रकार के वो संगठन, अलग अलग आयामों पर काम करने वाले संगठन वो तैयार करें। अभी करने के लिए उसको करना क्या चाहिए? तो समर्थन आगे का सूत्र देते हैं उसको, जिजल्या वाचुनी कीर्ती कैसी मान्यता नवे ही पुकाची, जिकडे तिकडे होते चीची अवलक्षणे। यानी केवल आपके मन में ये विचार आ जाएगा, आपने बड़ा विचार करना शुरू कर दिया, आपने टीम भी बढ़ाने के लिए सोच ली, लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है? दूसरा स्टेज आती है कि उस व्यक्ति का नाम होना शुरू होता है। लोग मिलने लगते हैं, नए नए परिचय होते हैं, उसको लगता है मेरे को तो जानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को तो इतने लोग जानते हैं। लोकेशना आपने जो कहा गया, तो लोकेशना बढ़ती जाती है। समर्थ क्या कहते हैं? लेकिन अगर लोकेशना अच्छी बात है, लेकिन झिझलिया वाचुनी कैसी गिरती है? लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पीसना पड़ता है चंदन जैसा। केवल आप सोचे कि मैं घर में आराम से बैठा रहूंगा, मेरे कहने पे मेरे कार्यकर्ता दौड़ेंगे भागेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। खुद को अपने आप को खींचना पड़ता है। तो आपके भीतर क्या है? एक बड़ा सुंदर सी कहानी इसकी भी। एक बार एक बच्चा, उसने एक बाजार से गुब्बारा लिया, एक खाली लिया, एक भरा हुआ लिया। दोनों उसने पिताजी के साथ अपने गाड़ी में रख लिए। एक जो खाली गुब्बारा था उसने अपने मुंह से फुलाया, और जो बाजार से लिया हुआ था गुब्बारा
वो भी रखा। अब हो क्या रहा था, गुब्बारा का आकार दोनों के समान थे, मैं कोशिश करके वो भी गुब्बारा लगभग उतना बुला लिया, लेकिन ये जो बाहर से लिया हुआ गुब्बारा था ये ऊपर उड़ रहा था,